हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे अपनी एकलव्य सीरीज के 14th लेक्चर की। 13 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बुकैब के बेसिक्स क्या होते हैं, हमें बुकैब को कैसे समझना है, कैसे हमें आंसर्स निकालने हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। इस सीरीज में अभी तक जो वीडियोस आई हैं उसमें मैंने आपको बेसिक बुकैब काफ़ी अच्छे से कवर कराई है। अब बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं ना बेसिक लेवल के, वो रिपीट होने लगे, तो आपके लिए चाहे क्लॉज टेस्ट हो, चाहे PQRS हो, या फिर ग्रामर का भी कोई सेक्शन हो, उसमें एरर आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो उन्हें समझने में आपको आसानी हो रही है कि हाँ, इन जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं कीवर्ड से ये सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वही कीवर्ड्स हर बार मिलेंगे आपको, तो कुछ मॉडरेट लेवल के भी मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको डिफ़िकल्ट लेवल के भी मिल रहे हैं। तो उसी के लिए ये सीरीज हमारी अभी और भी कंटिन्यू रहेगी। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये देख लेते हैं CGL बुकैब वेस्ट ऑफ टाइम मैंने ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली वीडियो मैंने यही बनाई थी बुकैब की, जिसमें मैंने आपको इन डिटेल समझाया है कि मैं ये सीरीज क्यों चला रहा हूँ, इस सीरीज का पर्पज़ क्या है, और इस सीरीज से आपको क्या चीज़ें होंगी जो कवर हो जाएंगी, और आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा CGL के बुकैब के लिए, या SSC का कोई एग्जाम हो जिसमें बुकैब आती है। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप यदि ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये पूरी सीरीज किस आधार पे चल रही है और इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। और जो ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि इस सीरीज से उन्हें क्या हेल्प हो रही है। चलते हैं आगे। ये मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि मेरे कैसे 135 आउट ऑफ 135 आए थे CGL मेंस में, और 42.5 कैसे आए थे प्री में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या बताया। आपको इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों वीडियोस के ऊपर दिख रही होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे अपने CGL 2024 का। मैंने PYQ लगाया जिसमें 18 सितंबर की जो शिफ्ट आई थी उसकी शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नए नए बुकैब सीखेंगे और जानते हैं क्या नई चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैचिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, ये सिंपल बुकैब है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, बॉल फेंक दी और बॉल पकड़ ली, तो इनका यही मतलब है। एरर बताना है तो ग्रामर की सीरीज में देखेंगे। अब यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत कठिन कीवर्ड है, रनिंग या फिर ये नाम दे दिया दीपा सीमा, तो ये चीज़ आपको पता है। येलो एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ आपका रिवीजन हो जाए, वाइट वाले कीवर्ड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, या वो इतने आसान हैं जैसे टाइम का मतलब समय, जो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, स्टिक। अब देखो, स्टिक का मतलब एक तो होता है डंडा, ठीक है, छड़ी, एक तो ये होता है मतलब। एक स्टिक का मतलब होता है चिपकना, जैसे हम बोलते हैं ग्लू स्टिक, फेविकॉल फेविक्विक वही वाली, तो चिपकना। ठीक है, तो ये हो गया स्टिक। अब हमें यहाँ पे ईडीएम बताना है, तो जब ईडीएम बताएंगे तो इसका मतलब हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसका हम समझेंगे तब यहाँ से आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाई मी, तो क्या मैंने सोचा। अब आपको पता है थिंक का मतलब सोचना, उसका पास्ट फॉर्म है थॉट, तो ये कीवर्ड सब बता चुका हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि साधना हमेशा स्टिक बाई मी, मेरे साथ खड़ी रहेगी, ये मतलब है। अब यहाँ से चिपकने से यही सेंस निकल रहा है कि मेरे साथ चिपकी रहेगी या मेरे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन जब मैं परेशानी में आई, ट्रबल में आई, सी टर्नड आउट टू बी ए एन फिलअप, तो वो क्या निकल गई। अब यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि मैंने तो ये सोचा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं परेशानी में आई तो वो क्या निकल गई, टर्न, बदल गई। तो आइडिया लग रहा है कि वो भाग गई या वो मेरे साथ नहीं रही, यही तो सेंस निकल रहा है। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ कि सेंटेंसेस जब आते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि सेंटेंसेस से हम हिंदी का सेंस निकाल लेते हैं, और जब सेंस निकाल लिए तो काफ़ी आसान हो गया आंसर फाइंड करना। अब देखो, ओपन सीक्रेट क्या हुआ कि ऐसा रहस्य जो सबको पता है ना, सीक्रेट तो है लेकिन ओपन है। जैसे मान लो दो लोग हैं, उनके बीच में आपस में थोड़ा जो रिलेशन है सही नहीं चल रहा है, सबको पता है लेकिन कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता जाके, और वो बताना भी नहीं चाह रहा है किसी को, तो कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो ओपन सीक्रेट हो गया कि पता सबको है लेकिन ना वो उस बारे में बात करना चाह रहे हैं, ना वो खुद बता रहे हैं, ना कोई पूछना चाह रहा है, तो ये हो गया। वाइट एलिफेंट, ये ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। ठीक है, कोई चीज़ क्योंकि सफ़ेद हाथी, अब इंडिया में वैसे हाथी तो मिल जाएंगे जो ब्राउन ब्लैक ऐसे टाइप में होंगे, लेकिन सफ़ेद हाथी तो एक्सपेंसिव, लेकिन यूजलेस, किसी काम के नहीं। उससे अच्छे हमारे वही हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, क्योंकि विदेशी हम लेके आएंगे ना वाइट एलिफेंट थाईलैंड वगैरह से, तो वो हमारे यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो यूजलेस हो गए। तो आपको याद करवाने के लिए बताया, तो वाइट एलिफेंट ही हो गया कि कोई महंगी चीज़ आपने खरीद ली और जो किसी काम की नहीं है। अब वो आपने कोई भी चीज़ खरीदी हो या आप खरीदने वाले हो आगे चल के, वो आप सोच सकते हो। फेयर वेदर फ्रेंड, ये क्या होता है कि मौसम जब अच्छा रहे तब तो दोस्त हैं, मौसम बिगड़ गया तो बस दोस्ती खत्म। तो ये फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, तो इससे आप समझ गए होगे कि अच्छे मौसम में या फिर जब आपकी सिचुएशन स्थिति अच्छी है तब आपके दोस्त हैं। ठीक है, तो स्वार्थी दोस्त,
तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, स्वार्थी दोस्त, फेयर वेदर फ्रेंड। जबकि दोस्त तो वो होता है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा समय आपका आपके साथ है। तो ये हो गया कि यहाँ स्वार्थी दोस्त की बात हो रही। आपको आंसर भी मिल गया कि वो ट्रबल में और वो भाग गई। तो ये देखो, ये आंसर हो गया कि अगर उनका वो ट्रबल में नहीं होती, खुश होती, ठीक है, उसके पास काफ़ी पैसा होता, वो सब तो साथ में होती। ट्रबल में है तो ये फेयर वेदर फ्रेंड की मौसम जैसे ही बिगड़ा, उसकी स्थिति बिगड़ी तो वो भाग गई। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, डिफ़िकल्ट टास्क। और आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा है। ऐसा नट, नट का मतलब अखरोट होता है, ठीक है, अखरोट जिसे तोड़ना, क्रैक करना मुश्किल हो। अब किसी चीज़ को तोड़ना, क्रैक करना मुश्किल हो तो ईडियम कैसे, तो डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को करना, तो डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट टास्क है, वो हो गया। फेयर वेदर फ्रेंड समझ में आ गया, वाइट एलिफेंट आ गया, ओपन सीक्रेट आ गया। तो आपको आंसर भी मिल गया यहाँ से कि ऐसा कभी भी आए कोई दोस्त ट्रबल के टाइम पे छोड़ के चला गया तो वो फेयर वेदर फ्रेंड है। वो केवल अच्छे समय में आपके साथ है, बुरे समय में भाग जाएगा, तो वो स्वार्थी दोस्त हो गया। आपको समझ में आ गया। तो आंसर जैसे आप निकाल सकते हो जब आप सेंस निकाल लेते हो, और उसी सेंस के लिए एक एक कीवर्ड पे ध्यान देते हैं हम कि कैसे सिंपल जो बुक है वो उसे भी कवर करके चलना है। मॉडरेट लेवल के जो ये ऑरेंज में दिख रहा है वो मॉडरेट लेवल के कीवर्ड्स हैं, उन्हें भी समझना है। और डिफ़िकल्ट भी आएंगे जो थोड़े बहुत आएंगे, उन्हें भी हम समझ के चलेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी बुक है कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखो, हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है हैंगिंग ऑन की जगह। अब हैंगिंग का मतलब क्या होता है, लटकना। आपको पता है कोई चीज़ लटक रही है, जैसे मान लो ऊपर छत से फैन लटक रहा है, ठीक है, तो वो लटकना होगा। ग्रे का मतलब क्या होता है, भूरा, ठीक है, ब्लैक और वाइट के बीच का जो कलर होता है वो ग्रे, भूरा होता है। और बोनी मतलब, और फोर हेड का मतलब होता है माथा, ठीक है, हेड का मतलब सिर, और सिर के आगे, सिर के आगे क्या होता है, माथा होता है, तो माथा जिसे ललाट भी बोलते हैं ना, ये हो गया। बोनी का क्या मतलब होता है, बोन मतलब हड्डी, तो हड्डीदार माथा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम समझ गए क्या, हड्डीदार। अब माथे में हड्डी तो होगी तो वो हो गया हड्डीदार माथा। अब देखो यहाँ से हमें इनके आंसर्स निकालने हैं और ये सब्सटीट्यूट करना है। तो हैंगिंग ऑन की जगह क्या आएगा, यदि हम इसे पढ़ लें, मैंने बोला सेंटेंस में चीज़ें आसान लगने लगती हैं, तो हमें इसका सेंस समझ में आना चाहिए कि हर थिनिंग ग्रे हेयर, तो किसी लड़की की बात हो रही है, फीमेल की, हर लगा हुआ है, तो उसके पतले भूरे बाल, बोझ, हैंगिंग ऑन हर बोनी फोरहेड, उसके माथे पर क्या, हैंगिंग ऑन, लटके हुए थे। अब जो माथा है उस पर बाल कैसे होंगे, लटके होंगे या फिर डले होंगे या बिखरे होंगे, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है। तो यही हमें यहाँ पे डालना है। तो लटके नहीं होंगे, माथे पे जो बाल होते हैं वो बिखरे होते हैं, यहाँ से सेंस निकल रहा है, बिखरे होना, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डले होना, लेकिन लटकना नहीं होता, ठीक है। आगे की तरफ लटक नहीं रहा है, बाल तो पीछे की तरफ चोटी होती है, तो पीछे लटक रही होती है, तो वही है। तो माथे पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंकिंग ऑन। अब सिंकिंग फ्रॉम, तो सिंक का मतलब होता है डूबना, तो यहाँ पे डूब तो रहे नहीं है, तो इसका मतलब यदि आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, तो इसे हटा दोगे आप। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है इच्छा। अब अर्जिंग अहेड का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, अर्जिंग अहेड का मतलब उकसाना होता है, आगे बढ़ने को प्रेरित करना होता है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ बाल वाले सेंस में ये प्रेरित करना और ये सब कहाँ से आ गया, तो आप इसे भी हटा सकते हो। तो ऐसे एलिमिनेट कर करके आंसर्स तक पहुँचते हैं। फॉलिंग अबाउट, इसका मतलब होता है जोर जोर से हंसना, है ना, जोर जोर से हंसना, फॉलिंग अबाउट। अब बताओ, ये गिरना और गिरने के बारे में कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब जब भी आते हैं तो उनका हमें पूरा पढ़ना पड़ता है मिला के, कई बार बताया है, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। तो जोर जोर से हंसना या फिर हंस हंस कर लोटपोट हो जाना, इतनी हंसी आ रही है, हंस हंस कर लोटपोट हो जाना, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, लोटपोट हो जाना। अब यहाँ पे आता है स्ट्रैगलिंग ओवर, इसका मतलब है बिखरे हुए, ठीक है, स्ट्रैगलिंग ओवर, बिखरे हुए। तो यही तो आंसर आएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है कि स्ट्रैगलिंग ओवर, बिखरे हुए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आसान नहीं है, जैसे हमें ये स्ट्रैगलिंग ओवर का मतलब पता हो, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सिंक हटा सकते हैं, अर्ज हटा सकते हैं, तो दो हटाए। फॉलिंग अबाउट, गिरना, ठीक है, फॉल मतलब गिरना कुछ, तो वो भी लगेगा कि ये नहीं होगा, पहली चॉइस तो हमारी यही बनेगी, तो आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से आंसर हमें निकालने होते हैं कि हम ध्यान से सेंटेंस को पढ़ें, एक एक कीवर्ड जो हमें समझने की कोशिश करनी है वो हम समझें, और जब सिंपल कीवर्ड हमें पता होंगे तो उन्हें जोड़ तोड़ करके हम कुछ ना कुछ सेंस लगा के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आंसर्स तक अपने पहुंच जाएंगे। और जो चीज़ एक बार आपको पढ़ा दी, फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे से कवर कर लो, कि वो अगर आपको मिले तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर निकाल लेना है, आपको ये एलिमिनेट भी नहीं करना है। जैसे आपको पता चल गया कि हाँ बिखरे हुए का मतलब स्ट्रैगलिंग ओवर होता है पूरा, तो अब कभी भी ये सेंस निकलेगा तो आपको ये भी नहीं देखना, आपने एक ऑप्शन देखने होते हैं, क्योंकि डाउट में नहीं रखना अपने आप को। एक नज़र डाली यहाँ पे, आपको समझ में आ गया अपना सही आंसर ये, तो टाइम बचेगा, तो आप ऐसे टाइम बचाना भी सीखोगे। ऑप्टिशियन कौन होता है, तो ये होता है नज़र, ठीक है, व धूप के चश्मे बनाता है,
आपने सुना भी होगा ऑप्टिकल्स, राज ऑप्टिकल्स या कोई भी नाम से ऑप्टिकल्स की दुकान होती है, तो वही नज़र ब धूप के चश्मे। तो ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि आपने हाँ ऑप्टिकल्स सुना है, उसी ऑप्टिकल्स से तो ये ऑप्टिशियन बना है, उसी से तो ये ऑप्टिक्स बना है, जो आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते हो, लाइट, लेंस, ग्लासेस वगैरह। तो ये हो गया। अब आपको आईएनजी फॉर्म ग्रामर का पोर्शन है तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एंटोनिम बताना है किसका, डिसेप्टिव का। अब ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भ्रम, डिसेप्टिव, कि भ्रमात्मक है कोई चीज़, ठीक है, या फिर भ्रामक बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको इल्यूजन में ले आए। किस में ले आए, इल्यूजन में। लेकिन आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अगर सिनोनिम बताना होता तो आंसर अपना इल्यूजिव हो जाता, क्योंकि इल्यूजन, इल्यूजिव इसका मतलब यही होता है, भ्रामक, भ्रात्मक, ठीक है, भ्रमात्मक, ये सब। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सिनोनिम नहीं पूछा। तो इसे रिलेट करना होता है कि इसका मतलब भी ये निकल गया, तो ये है नहीं। ब्यूटीफुल, सुंदर, ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। और अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो ये आपको पता है, ये सिंपल कीवर्ड है, बदसूरत, ठीक है। और जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, तो ये सुंदर का ये बदसूरत अगली, ये एंटोनिम हो गया। तो आप रिलेट करो, ये ऑप्शन जो दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऑप्शन के साथ खेलना सीखो आप। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। अब देखो, बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो इसमें से एक भी नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ भ्रामक है, कोई भ्रमात्मक है, डिसेप्टिव है। लेकिन कोई चीज़ भ्रम में डाल रही है, कोई धोखा दे रहा है, तो भ्रम में डालना, धोखा देने, ऐसे रिलेट कर पा रहे हो, तो उसका सही आंसर तो ऑनेस्ट निकल के आ रहा है ना, ईमानदार। तो यही बोल रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी आप एंटोनिम सिनोनिम याद मत करो, हमेशा शब्द का हिंदी मतलब याद करो। फिर हमें रिलेट करना है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, उससे हम आंसर निकाल लेंगे। तो भ्रम में डालना, भ्रामक चीज़ें, जो इल्यूजिव चीज़ें इल्यूजन में डाल रही हैं, ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको ये बताना भी नहीं था मुझे, क्योंकि सीधा आंसर आप निकाल सकते थे। इसका मतलब ईमानदार। अपीयरेंस का मतलब रूप, ठीक है, स्वरूप, या ऊपर से वो कैसा दिख रहा है, ये भी चीज़ें बताएं। जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये कीवर्ड्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और मैंने बहुत सारे कीवर्ड ग्रीन किए भी नहीं है, क्योंकि फिर तो हर एक स्लाइड ग्रीन ही ग्रीन दिखेगी, जैसे एनिमल, जंगल वगैरह, ये सब। तो आंसर भी आ गया अपना। अब देखो, होमोफोन बताना है। होमोफोन मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे। तो ये रोड, ये भी रोड, ये रोड और ये रोड। अब देखो, तीन जो है वो रोड है, एक रोट है। इसका मतलब होता है रटना, ठीक है। अब मैं ये तो बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ही फिलअप हिज बाइक, तो बाइक की बात आ गई। एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम, कि घर पहुंचने के लिए वो जितनी तेज बाइक चला सकता था उसने उतनी तेज चलाई। तो बाइक को चलाया, तो चलाने को क्या राइड बोलते हैं ना। तो राइड से ही कुछ बनेगा, तो राइड से रोड बन गया, सीधा आंसर आ गया, ROD। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रोड तो सड़क होती है। अगर इतने सिंपल कीवर्ड्स में आपको डाउट होगा तो वो क्या, कैसे आपकी इंप्रूव होगी, आप खुद सोचिए, ठीक है। ये रोड होता है चलाना, ड्राइव करना, तो ये राइड हो गया आपका, ड्राइव करना। और सी का पास्ट फॉर्म ये हो गया रोड, और ये रोड हो गया क्या, नाव चलाना, ठीक है। यहाँ पे नाव चलाने वाली बात हो गई। तो ये इसका होता है ROW, ठीक है, रो। और रो का मतलब पंक्ति भी होता है, कतार, तो वो भी होता है रो का मतलब, ठीक है। इसे भी याद रखना, पंक्ति, कतार। और ये रो का मतलब नाव चलाना भी होता है। रोड मतलब रटना होता है, रोड, रोड, ये सब समझ में आ गया। तो आंसर भी समझ में आ गया कि ROD ही आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो। अब सेंटेंस ही समझ में नहीं आया कि रीच का मतलब क्या, सिंपल कीवर्ड है, लेकिन क्या पता ना पता हो आपको, ठीक है। फास्ट, कुड, कुड लगाया तो पास्ट में जाएगा कि जितनी तेज चला सकता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कैन लगा होता तो जितनी तेज चला सकता है। तो ऐसे हम आइडिया लगाते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है कि माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज। तो इसको पकड़ो आप, ट्रू स्टोरीज को, अपने चाइल्डहुड की, एट बेड टाइम, जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो मेरे जो फादर है ना, वो मुझे ट्रू स्टोरीज सुनाते हैं। और ट्रू स्टोरीज कौन सी होती है, एनेक्डोट्स, ये पहले ही बताया। तो ये आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार ऑप्शन देखे कि हाँ ये नहीं है और टिक कर दिया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन पे ध्यान दोगे। फेबल का मतलब क्या होता है, सोनेट का मतलब क्या होता है, एलिग्रीज का मतलब क्या होता है, क्यों। अभी ये यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन ये हमारा मेन आंसर नहीं है। अगली बार यही हमारे मेन क्वेश्चन में या फिर मेन आंसर में आएंगे, और तब हम याद करेंगे, बताओ उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया और अब गलत हो रहे हैं। तो इस पर ध्यान दो। फेबल क्या होता है, फेबल होती है शॉर्ट मोरल स्टोरीज, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, सिंपल, कि छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है ना, मोरल स्टोरी, जो हमें कोई नैतिक वैल्यू देती है, वो, जैसे खरगोश और उसकी कछुए की कहानी आपने पढ़ी थी, उससे हमें मोरल वैल्यू मिलती है कि हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, सफलता मिलती है। तो वो मोरल स्टोरी होगी। और फेबल में खास बात ये है कि हम ज़्यादातर उसमें पेड़ पौधे, जानवरों को लेके कहानी बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स को कम ही उसमें रखते हैं, रख सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम रखते हैं। तो जैसे मैंने खरगोश और कछुए की कहानी बताई, तो ऐसी कहानी आपकी शॉर्ट मोरल स्टोरीज हो गई, जो फेबल कहा जाता है। सोनेट, सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोइट्री, ठीक है, 14 लाइन्स पोइट्री, कविता। 14 लाइन होती है उसमें, ठीक है, 14 लाइन में खत्म कर देते हैं ऐसी कविता। और ये ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल दूँ तो विलियम शेक्सपियर,
ये जो अपनी कविताएं लिखते थे ना, काफ़ी कविताएं उन्होंने सोनेट के फॉर्म में भी लिखी हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ कोई तो ऐसा एक नाम आपको पता है कि हाँ ये सोनेट के फॉर्म में लिखते थे। तो ये कविता लिखने का एक तरीका हो गया कि 14 लाइन में लिखेंगे और ख़त्म कर देंगे, तो ये हो गया। एनेक्डोट आपकी शॉर्ट स्टोरीज रहेंगी, ट्रू स्टोरीज रहेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि ये कहानियाँ ट्रू रहेंगी। अब ट्रू कैसी होंगी, ये तो अपने जीवन के बारे में होगी या उन्होंने कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कुछ, तो वो कहानी बताएंगे। तो ये हो गई एनेक्डोट्स। और एलेगरी क्या होता है? एलेगरी होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, ठीक है, कहानी। यहाँ पे कर सकते हैं प्रतीकात्मक कहानी हो गई या नाटक हो गया, ये होता है एलेगरी, कि जहाँ पर प्रतीकों के जरिए चीज़ें बताई जाएँ। जैसे अगर खतरा दिखाना है तो रेड कलर कर दिया है ना, डेंजर। कुछ अच्छा दिखाना है तो ग्रीन टिक कर दिया कि ग्रीन, ग्रीन कलर दिखाता है कि हाँ सब कुछ सेफ है, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अगर मान लो हमें निराशा दिखाना है, दुख दिखाना है, तो हमने अंधेरा दिखा दिया है ना, अंधेरा किसका सिंबल है। और हमें दिखाना है कि जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो रोशनी दिखा दी कि सुबह हो गई है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, जीवन अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रतीकों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कहानी तैयार हो रही है, नाटक, तो वो एलेगरी हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्पेलिंग जरूर देख लो, यहाँ एलेगरीज लिखा है लेकिन इसकी रूट वर्ड क्या है, ALLEGORY, एलेगरी बोलते हैं। यहाँ सोनेट हो गया, SONNET, FABLE, फेबल। तो इन पे ध्यान देना होता है स्पेलिंग पे। पता चला मिस स्पेल्ट में पूछ लिया, वहाँ गलती कर दी हमने। तो आपको वन वर्ड मिल गया अपना कि ट्रू स्टोरीज, आंसर भी आ गया अपना। चलिए अब हमें देखना है एंटोनिम। अब इसमें आप देखो फ्यूड, ये अंडरलाइंड है तो इसके बारे में बताना है कि फ्यूड का मतलब क्या होता है। तो देखो लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से। फ्यूड बिटवीन, अब मान लो फ्यूड का मतलब नहीं पता, बिटवीन द टू विलेज, दो गांव के बीच में लंबे समय से। वॉज सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ टू चीफ्स, कि दो मुखिया आए, उन्होंने क्या किया, मध्यस्थता की, बीच में आए। एक गांव ये, एक गांव ये, इस गांव का मुखिया आया, इस गांव का मुखिया आया, ठीक है, और उन्होंने सेटल करवा दिया जो लंबे समय से चल रहा था। अब लंबे समय से क्या चल रहा हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, उन्होंने सेटल करवाया है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव होगा, लड़ाई झगड़ा, तो फ्यूड का मतलब लड़ाई झगड़े से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा, फ्यूड, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, लड़ाई झगड़ा, तो ये आपको समझाया मैंने, ठीक है। ये हो गया अपना। अब यहाँ पे आपको आंसर निकालना है इसका एंटोनिम। अगर आपको इतना सेंस समझ में आ गया तो ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, तो ये तो होगा नहीं। हम्बल का मतलब होता है नम्र, ठीक है, नम्र स्वभाव वाला हम्बल, ये भी आपको बता चुका हूँ, ये भी नहीं होगा। हारमनी का मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा ना करें, तो एंटोनिम चाहिए, तो आंसर तो अपना ये हो ही गया। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। यहाँ से एक शब्द और सीख लो, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, क्योंकि एक जैसे शब्द हैं इसीलिए साथ में सिखा रहा हूँ। HUMILIATE, ह्यूमिलिएट, ये ई है यहाँ पे, ठीक है, LIATE। इसका मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, बेइज्जती करना। तो ये देखो, एक वो अच्छा शब्द हो गया पॉजिटिव, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, और ये ह्यूमिलिएट, अपमान करना या फिर बेइज्जती करना, ये हो गया। तो अब आंसर मिल गया आपको। और यहाँ पे देखो फ्यूड एक नेगेटिव वर्ड है, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव निकल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कठिन हो गया अपने लिए। लेकिन कठिन तो तब कहेंगे ना जब हमें ऑनेस्टी का मतलब नहीं पता हो, हम्बल का, हारमनी का मतलब ना पता हो, ह्यूमिलिटी का मतलब ना पता हो। तो आंसर आ गया कि नहीं। इंटरवेंशन का मतलब मैंने बताया है, समझौता करवाना, बीच बचाव करवाना, तो ये सब हो गया, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं जो हमें बताना हो, ऑलरेडी ये कीवर्ड सब बता चुका हूँ। इसमें भी कुछ नहीं है। अब देखो चीज़ें कितनी आसान हो रही हैं। अब देखो ह्यूमर, ये शब्द है जिसका मतलब होता है मजाक, ठीक है, ह्यूमर जिसका मतलब होता है हास्य, ठीक है, हंसी मजाक करना, जोक, ठीक है, ये जोक ह्यूमर का मतलब आपको पता है, ये सब ये बता चुका हूँ। अब आपको वन वर्ड बताना है। तो ऐसा मजाक जो डिस्क्राइब करे वीकनेस ऑफ अदर पर्सन इज इट सेल्फ अ क्राइम अमंग पीयर ग्रुप्स, कि लोग 4-5 लोग खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है, और वो किसी की कोई वीकनेस है, उस कमजोरी के बारे में उन्हें पता है, दोस्तों को आपस में पता रहता है, और फिर उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो मजाक नहीं रह जाता, फिर वो बन जाता है आपका सटायर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं व्यंग, कि आप कटाक्ष कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप व्यंग कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो। जैसे स्कूल में टीचर ने बोल दिया लेट पहुंचे, तो बोल दिया कि बड़ी जल्दी आ गए, तो वो एक तरह से टीचर ये नहीं बोलना चाह रहा कि वास्तव में जल्दी आ गए, कटाक्ष कर रहा है, व्यंग कर रहा है कि बहुत लेट हो गए, समय पे आया करो। तो ये इस तरह से जब हम उस लेवल पहुंच जाते हैं, मजाक की वो हद क्रॉस कर दे, तो वो व्यंग बन जाता है, फिर जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसे बहुत बुरा लगने लगता है। तो ये सटायर है, जोक नहीं रह जाता वो, कि यहाँ पे ह्यूमर है और उसकी वीकनेस, तो ये गलत हो गया, ठीक है, वरना हम टेक करके आएंगे जोक। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, अभिशाप बोल दो। इसका मतलब होता है श्राप, ठीक है, श्राप दे देना, और ये सब। अटायर का मतलब होता है कपड़े, कि आपने कैसी वेशभूषा है, आपने क्या वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये अटायर हो गया, वस्त्र, कपड़े। तो अब आपको आंसर भी मिल गया, सटायर का मतलब कटाक्ष होता है, व्यंग होता है, ये अपना आंसर हो गया। तो आपको ये जोक, कर्स,
ये तो कीवर्ड आसान है ना। आपको अटायर में हो सकता है थोड़ा डाउट हो, सटायर में डाउट हो, तो कम से कम 2 एलिमिनेट करने के बाद 2 तो हमारे पास बचेंगे, तो हम क्लोज पहुंच गए और फिर वहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इतने कठिन कीवर्ड नहीं है, हमें आने चाहिए, क्योंकि येलो में मैंने सारे सिंपल कीवर्ड डाले हैं। वाइट में जो आपको दिख रहे हैं वो वेरी इजी है, मतलब सबसे आसान। जो आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं ये आपके मॉडरेट लेवल के हैं, जो आते होंगे, और नहीं आते तो सीख लो। और जो रेड है वो वास्तव में कठिन है, ठीक है, तो उन्हें हम सीखते जा रहे हैं। ये देखो, वन वर्ड फिर से बताना है, वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज। तो सेंटेंस दिया तो पढ़ना ही है, अच्छे समझना है कि ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी जो मांस खाता है, ठीक है, फ्लैश मतलब होता है मांस, आपको पता होगा, अपनी ही स्पीसीज का खाता है। तो स्पीसीज का मतलब बताया था प्रजातियां। अब मान लो डॉग है, डॉग अपनी प्रजाति के दूसरे डॉग का मांस खाने लगे, तो बेकार हो जाएगी बात। ये कैसा, वो जिंदा है आदमी, फिर उसे मार के खाने लगे इस तरह से। अगर एक डॉग की डेथ होगी तो हो सकता है वो ग्रुप बना के खा भी रहे हों, वो अलग बात है। यहाँ पे ये बात ह्यूमन बींग्स के लिए भी लागू होती है। बहुत से नर बच्ची होते हैं ना, जिसे नर बच्ची बोलते हैं ये सब। तो ये बात निकल के आई, सीधा यहाँ से आंसर है कैनिबल, और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये चीज़ आप सीधा आंसर टिक कर सकते हो, सोचना भी नहीं है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन आपको पता है, मैमल आपको पता है। वीगन का क्या मतलब होता है, देखो, एक होता है वेजिटेरियन, जो हो गया कि आप शाकाहारी हो, ठीक है, कि आप फल फूल खाते हो और ये सब सब्जियां खाते हो, कोई मांसाहारी नहीं हो, नॉन वेज नहीं खाते ये सब। लेकिन वीगन तो एक नेक्स्ट लेवल हो गया कि वो तो अंडे भी नहीं खाता, ठीक है, एग भी नहीं खाता, वो तो दूध भी नहीं लेता, जैसे मिल्क। अब इसमें ऐसा क्यों कि वीगन का मतलब ही है कि वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है, नो एनिमल प्रोडक्ट, आपको ऐसे याद रखना है। वीगन का मतलब ऐसे लोग जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते। अंडे भी एनिमल प्रोडक्ट है, मुर्गी से मिलते हैं। मिल्क, दूध भैंस दे रही, गाय दे रही, तो भी वो एनिमल प्रोडक्ट है। ना दूध लेंगे, ना अंडे, ना दही, कुछ नहीं, वो तो बस पेड़ पौधे जो सब्जियां वही खाते हैं बस, तो वो वीगन हो गए, नेक्स्ट लेवल चले गए, वेजिटेरियन के भी ऊपर, ठीक है, तो वो वीगन हो गए। कैनिबल पता है, नरभक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, WNIBAL याद कर लेना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, जो अपनी स्पीसीज का मांस खाने लगे वो कैनिबल हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी जानवर हो। ये आ गया आंसर अपना। अब देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस है और यहाँ पे आप देखो डिफ्यूज डिफ्यूज, ये सब एक जैसे ही है, इसका मतलब हमें ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो अपना यहाँ से मिलेगा और हमें पता है ये स्पेलिंग सही है डिफ्यूज की, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना, ठीक है, फैलना या फिर फैलाना। ये क्या होता है डिफ्यूज का मतलब, कि कोई गैस है वो अपने आप में फैल गई, जैसे हीलियम एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है। और अस्थमा क्या है, एक बीमारी है, सांस की बीमारी। तो ये आपको पता है अस्थमा, कि ये सांस की बीमारी हो गई, ठीक है, इतना हमें पता है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम एक बार मान लो पढ़ लेते कि हीलियम जो गैस है ना, ऑक्सीजन के साथ यूज होती है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, उपचार हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, ये डिफ्यूज आएगा कि ये आएगा, कि ये आएगा, ठीक है, कि ये आएगा। तो अपना आंसर हो गया ये डिफ्यूज वाला, DIFFUSE, डिफ्यूज। अब वो तो सेंटेंस के हिसाब से ये कैसे और लगा दिया। तो डिफ्यूज का मतलब ये हो जाता है कि अच्छे से घुल मिल जाना, फैल जाना, ठीक है। जब ये हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी ना, तो वो अच्छे से, जो हमारी जो बेंड पाइप है जहाँ से हम सांस लेते हैं और आवाज़ आती है, या फिर हम भोजन वोजन लेते हैं, तो ये अच्छे से चली जाएगी, ये गले में रुकेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हीलियम कैसी होती है, हल्की गैस होती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि गले में पहले रुकावट हो गई, तभी तो सांस नहीं ले पा रहा है, तो हीलियम यहाँ पे मदद करती है। तो डिफ्यूज का मतलब ये होता है ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जाएगी, फैल जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसका मतलब, या मिक्स बोल दो आप, डिफ्यूज होने का मतलब मिक्सअप हो जाएगी, सिंपली आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सिनोनिम बताना है एक्सेप्शनल का, इसका मतलब आपको पता है कि कोई चीज़ एक्सेप्शनल है, विरोधाभास है उसके लिए, ठीक है, या आप बोल दो आउटस्टैंडिंग है, तो ये अपना सिनोनिम हो गया। एक्सेप्शन हो गया विरोधाभास, कि जो ट्रेंड चल रहा है उससे हटके चल रही है। तो आउटस्टैंडिंग चीज़ें वही तो होती हैं कि नॉर्मल चीज़ें हो गई, आउटस्टैंडिंग तो लाजवाब चीज़ हो गई। ट्रिवियल, इमोशनल, टोटल सब पता है आपको, सब बता चुका हूँ, ठीक है, सीधा आंसर मिल गया अपने। इसमें कुछ भी नहीं बताना है, सारे कीवर्ड्स आते हैं अपने को, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब्सटीट्यूट करना है इंटेंस की जगह, इंटेंस का मतलब तीव्र होता है और पावरफुल का मतलब भी ताकतवर होता है, तो हमें सीधा सब्सटीट्यूट मिल गया, क्योंकि इसका मतलब होता है तीव्र, तेज। और हमें उसी सब्सटीट्यूट, जब उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें सिनोनिम बताने के एंटोनिम, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट क्या होता है, कि जो जगह है ना उसकी जगह उसे हटा के किसी और को लाना है, तो उसके जैसा ही लाना पड़ेगा। तो उसके जैसा का मतलब क्या होता है, सिनोनिम लाना पड़ेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ सिनोनिम बताना है यहाँ पे। तो ये जो इंटेंस है इसका मतलब ही होता है पावरफुल, फिक्स तो होगा नहीं। हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे मन से, ठीक है, आधे अधूरे मन से, कोई भी काम कर रहे हैं आधे अधूरे मन से, या फिर आधे अधूरे दिल से। अब ये आधे अधूरे दिल से तो बोलेंगे नहीं, तो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। लेजी का मतलब पता है, ठीक है। तो इंटेंस का आप सेंस पढ़ो यहाँ से, कि एक एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व्स एक्टिव। अगर आपकी तीव्र इच्छा है कुछ
नया सीखने की, ठीक है, टू बिस लर्न समथिंग, ठीक है, कि आप कुछ सीखना चाहते हो, उसकी आपकी तीव्र इच्छा है, तो हमारी नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं, जो हमारी नसें हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ या हम पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो यही है, नर्व्स एक्टिव हो जाती है। तो नर्व्स का भी मतलब पता है आपको, नर्वस सिस्टम, नर्व्स वगैरह। और ये हमारे आंसर भी आ गया यहाँ से, पावरफुल, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। वरना इंटेंस के लिए तो हम दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं कि तीव्र चीज़ें हो गई, ठीक है, बहुत फास्ट हैं। इंटेंस के लिए वो चीज़ें होती बहुत शक्तिशाली, तो पावरफुल वाला सेंस निकल गया, ये हो गया अपना आंसर। अब ये देखो पेनेलोप्स वेब, ठीक है, और बताना क्या है, ईडीएम बताना है। तो सेंटेंस में दिया तो पढ़ लेते हैं कि उसकी जो पीएचडी डिग्री है वो लग रही है कि वो पेनेलोप्स वेब बन रही है। अब यहाँ से हम थोड़ा आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। वेब क्या होती है? वेब होता है जाल, ठीक है। आपने मकड़ी का जाल देखा होगा। अब जाल ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है कि उसमें अगर हम फंस जाएं तो निकल नहीं पाएंगे। तो उसकी पीएचडी डिग्री जो है ना वो वेब बन गई है कि निकल ही नहीं पा रहे, खत्म ही नहीं हो रही। तो एन एंडलेस टास्क, सीधा आंसर, ठीक है, कि वो एंड ही नहीं हो रही। पीएचडी लगे हुए हैं, पता नहीं थीसिस वगैरह जमा कर रहे हैं, पास नहीं हो रही, लगे हुए हैं। हमारा मन ये भी हो सकता है कि डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, सीक्रेट टास्क वगैरह, ये इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह, ये मुश्किल है। लगने को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन आप यहाँ से सेंस लगाओ, पेनेलोप्स वेब। अब पेनेलोप क्या पता नहीं, वेब से आइडिया लग रहा है। ये वेब हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कहीं भी किसी भी ईडियम में आएंगे, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देंगे, वेब, ठीक है। कभी भी डार्क आ जाए हमेशा नेगेटिव देगा, कभी भी रेड कलर से संबंधित कुछ आ रहा है तो वो मोस्टली दे सकता है, ठीक है। तो ये डार्क वगैरह, अंधेरा, कभी लाइट वगैरह की बात हो रही है तो वो हमें पॉजिटिव सेंस दे सकता है। तो ईडीएम में चीज़ें बहुत अजीब चलती हैं, ठीक है, हम उतना आइडिया भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ वेब हमें सेंस दे रहा है कि हाँ जाल, जंजाल, उसमें फंस गए। तो ये एंडलेस टास्क होगा, पहली चॉइस हमारी यही है। आंसर भी सही है कि ऐसा टास्क जो खत्म ही नहीं हो रहा कभी। अब देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, इसमें ये कठिन है कीवर्ड, तभी रेड में ये कीवर्ड कठिन आपको लग सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बता चुका हूँ तो आसान हो गए। और ये मिसचीवस, अब ये अपना गलत, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS, जिसे बोलते हैं मिसचीवस। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मिसचीवियस, तो हमसे गलती हो जाती है मिसचीवियस वगैरह में। तो ये अपनी सही स्पेलिंग है, तो हमें आंसर मिल गया। कंसाइंटियस आपको बताया था, ठीक है। अकोमोडेट का मतलब बताया था कि कोई चीज़ जिसमें आप एडजस्ट कर पाएँ। अकोमोडेशन होता है जहाँ आप रुक सकें, रुकने की जगह। तो अकोमोडेट होता है रुकना, ठीक है, या एडजस्ट होना। अब कंसाइंटियस का मतलब मैंने बताया था आपको, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, जिम्मेदार होना। तो ये कंसाइंटियस हो गया, ठीक है। ऑस्टेंटेसियस, अब ये कीवर्ड सच में कठिन है, तो सबके लिए कठिन है, तो ये हम सीख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेशक ये कठिन है, लेकिन यदि हमें ये पता होता मिसचीवस, जिसका मतलब होता है शरारती, जो कि उतना कठिन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। शरारती, नोटी बोल सकते हैं, जो शरारत करता रहता हो, तो ये हम बोल सकते हैं। तो उससे सेंस निकल आया कि हाँ आंसर तो हमें मिल गया। अब हम इसे सीख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के कभी ये पूछ लिया जाएगा कि ऑस्टेंटेसियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है दिखावटी, ठीक है। कोई चीज़ है जो दिखावटी है या दिखावा किया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑस्टेंटेसियस का मतलब होता है कोई चीज़ दिखावटी, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो ये हो गया। अब हम आसानी सीख सकते हैं, यहाँ से कभी भी आएगा तो टिक कर पाएंगे। स्पेलिंग अच्छे से देख लो ऑस्टेंटेसियस की। ऑटोनमी, ऑटोनमी का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। ऑटोनमस, ऑटोनमी, एंटोनिम बताना है, तो इसका मतलब हो गया डिपेंडेंस, सीधा आंसर। कोई आज़ाद है, किसी पे निर्भर नहीं है, अब वो निर्भर हो गया, किसी और पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंस इसका सिनोनिम हो गया, डिपेंडेंस उसका एंटोनिम हो गया। परमानेंस और इकोनॉमिकल, आपको पता है परमानेंट क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। सिनोनिम बताना है। फोरसेक का ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। और यहाँ पे एबेंडन का मतलब भी बता चुका हूँ, त्यागना, छोड़ना, सीधा आंसर मिल गया। ये चीज़ें सब पढ़ा चुका हूँ मैं। एक्सेलरेट का मतलब ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, कि आपने अपनी गति बढ़ा दी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपने स्पीड अप कर दिया है ना। ये सब बता चुका हूँ, स्पीड अप कर दिया आपने, ऊपर आपकी स्पीड बढ़ गई। क्लच का मतलब क्या होता है? पकड़ना, ठीक है। कैसे पकड़ना? कसकर पकड़ना, ठीक है। तो आपने टाइटली होल्ड कर रखा है, तो क्लच का मतलब ये होता है। और एक क्लच होती है जो आप गाड़ियों में दबाते हो ना, बाइक पे या फिर फोर व्हीलर में, तो वो क्लच हो गई। तो एक हो गया कसकर पकड़ना, और एक जो आप ऑटोमोबाइल्स में क्लच देखते हो, तो आपको ऑटोमोबाइल्स मतलब वही फोर व्हीलर वगैरह में, ठीक है, उसे ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। ये हो गया, आंसर भी मिल गया। अब ये कितने आसान है, देखो क्लॉचेस बताना है। अगर आपको ये क्लॉचेस सीखना है तो इसकी लिंक आपको दिख रही होगी। ये क्लॉचेस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, पूरा अच्छे से समझाया कि इसमें ऑप्शंस कैसे भरने हैं, कैसे हमें एलिमिनेट करना होता है, तो बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आप देख सकते हो। लिम्स का मतलब होता है, ये सब कीवर्ड बता चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो लिम्स का मतलब है हाथ पैर, ठीक है, हाथ और पैर दोनों के लिए यूज होता है, उसे लिम्स बोलते हैं। स्क्वायरल का मतलब होता है गैलेरी, ठीक है। जब आपको ये कीवर्ड्स नहीं पता होंगे ना, तो आप इसका पूरे का मतलब नहीं निकाल पाओगे।
सेंस नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप इसे फिल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स आने चाहिए। इंटरलिंक का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को हम जोड़ रहे हैं या जुड़ रहा वो चीज़ जुड़ रही है तो वो इंटरलिंक हो रही है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर या फिर परत, कोई भी पतली सी परत है, लेयर है, तो वो मेम्ब्रेन। क्रिएचर का मतलब होता है जीव, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है जो भगवान ने बनाया, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, तो वो क्रिएचर। लेकिन यहाँ गिलहरी की बात हो रही तो उसी के बारे में होगा कुछ। स्विफ्टली, अब स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आपको पता होगी, कार, तो स्विफ्टली भी, अब कार तेज चलती है तो स्विफ्टली का मतलब भी होता है तेज, ठीक है, या फिर तीव्र गति से। तो स्विफ्टली का मतलब तीव्र गति से, या फिर स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र गति, तेज गति, ठीक है। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, उड़ना होता है ना, तो यहाँ उड़ान हो गया कि फ्लाइट, जैसे एरोप्लेन वगैरह ऊपर उड़ते हैं ना, तो वो उड़ान हो गई उनकी, तो जो एरोप्लेन उसमें उड़ान भर ली तो वो फ्लाइट हो गया। नोटवर्दी, इसका मतलब होता है नोट करने लायक, ठीक है, नोटवर्दी, जैसे ट्रस्ट वर्दी, भरोसा करने लायक, तो वर्दी का मतलब होता है लायक, और यहाँ नोट करने लायक, तो ये हो गया नोट करने लायक। क्या आप नोट्स बना लो इसके जो मैं बता रहा हूँ, तो वो नोट वर्दी है, जो आपको नहीं आ रहा नोट करते जाओ, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स हो गए। बाकी जो भी कीवर्ड नहीं बताया ना, वो सारे कीवर्ड्स बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, या वो इतने आसान है कि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लीप का मतलब होता है छलांग, ठीक है, छलांग लगाना या फिर छलांग, ये लीप हो गया, LEAP। हर्डल का मतलब होता है रुकावट या बाधा, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बैरियर, ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब ये व्हील का मतलब पहिया। स्केट का मतलब पता है, पहिए वाले जूते होते हैं ना स्केट, उस पर हम स्केटिंग करते हैं, स्लाइड करते हैं। ग्लाइड का मतलब भी होता है स्लाइड करना, ठीक है, SLI, स्लाइड करना, ठीक है। इसका मतलब भी होता है फिसलना, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। स्किम का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना, कि मान लो एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम से एक रात पहले जल्दी जल्दी पन्ने पलट रहे हैं, ठीक है, तो वो स्किम हो गए, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो स्किम हो गया, गो थ्रू करना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। सस्पेशन, सस्पेशन का मतलब होता है संदेह, शक, ठीक है, ये होता है शक करना, संदेह करना। इम्प्रेशन का मतलब छाप छोड़ना, इम्प्रेशन, ठीक है, छाप हो गई या फिर प्रभाव हो गया, कि आप क्या असर डालना चाह रहे हो किसी भी इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इधर लास्ट इंप्रेशन, तो क्या छाप छोड़ना चाह रहे हो, तो वो हो गया, ठीक है। वेव का मतलब होता है लहर, ठीक है, समुद्र में लहरें उठ रही। वेव का मतलब हाथ हिलाना भी होता है, हाथ हिलाना, कि आप हाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उसे भी वेव बोलते हैं, तो ये चीज़ हो गई। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, अदला बदली करना, स्वैप, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब बता चुका हूँ, गोद लेना, ठीक, किसी बच्चे गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। और अडेप्ट का मतलब होता है जो स्किल्ड है, ठीक है, जो स्किल्ड है, जो सक्षम है, जो कुशल है, दक्ष है किसी काम में, उसके पास स्किल्स हैं, तो वो अडेप्ट हो गया। अब फ्रेंड्स ये पूरी स्विफ्ट तो कंप्लीट हो गई, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए अपना पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आपको क्लॉज टेस्ट में कोई भी डाउट है, पूरा क्लॉज टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, 18 वीडियोस उसमें डाल दी हैं, आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, लेकिन वैसे बताया जाए तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं क्लॉज टेस्ट में, आप देख लो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो, ठीक है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड, कि क्लॉज टेस्ट शुरू कैसे किया जाता है, एंड कैसे करना है, क्या स्टेप फॉलो की जाती है, और कितनी आसानी से हम किसी भी क्लॉज टेस्ट को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।